आदाब नाजरीन, खास बात तेलंगाना में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खास बात तेलंगाना में आज हम बात करेंगे नए बल्दी कानून को गवर्नर की नामंजूरी क्यों। तेलंगाना में 15 अगस्त 2019 से नया बल्दी कानून लागू होने वाला है। असेंबली व काउंसिल के 2 रोज़ा खुसूसी इजलास के दौरान नए बल्दी कानून को मंजूरी दी गई, जबकि रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने नए बल्दी कानून को गैर दस्तूरी करार देते हुए मंजूर करने से इनकार कर दिया और बाज़ हिस्सों में तरमीम की सिफारिश भी की। गवर्नर की नामंजूरी के बाद कानून की बरकरारी के लिए हुकूमत ने ऑर्डिनेंस का सहारा लिया है। ये भी इतला है कि हुकूमत ने गवर्नर की सिफारिशात के मुताबिक तरमीम करते हुए गवर्नर की मंजूरी हासिल करने की कोशिश में है। नए बल्दी कवानीन का मकसद इंतजामिया को साफ और शफाफ बनाना है। इस कानून के जरिए कमिश्नर से लेकर अटेंडर तक की जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि बल्दी इदारों से रिश्वत और बदनवानी के खात्मे के लिए नए कानून को मुतारफ किया गया है। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान और तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जमान शुजात अली साहब जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का खैर मकदम है। मुजीब अली साहब, जिस तरह से इस बिल को मुतारफ करवाया गया और जिस अंदाज से करवाया गया, पुराने बिल और नए बिल में फ़र्क क्या है? किस वजह से ये बिल लाया जा रहा है? मुजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये जो नया बिल लाया, जो तेलंगाना गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करा है, नया बल्दिया 2019 म्यूनसिपल एक्ट जी, इसमें देखिए पहले सरपंच लोगों का कुछ लोगों के फाइनेंशियल करप्शन के एलिगेशंस पे वो लोगों को निकाल दिए गए। तो उसके बाद वो लोग डायरेक्ट पंचायत राज मिनिस्टर के पास जाके स्टे लाते थे। ठीक, तो कि यहाँ करप्शन प्रूव होता था, चेक पावर को बंद कर देते थे। उसके बावजूद वो लोग जाके म्यूनसिपल मिनिस्टर के पास स्टे लाते थे जी। तो कि ये पूरा पॉलिटिकली होता था कि गांव में जो इनके फंड्स है मिसयूज होने के चांस बहुत रहते थे, क्योंकि इसको जो 2019 म्यूनसिपल एक्ट में इसको बंद करा दिए। और यह था कि म्यूनसिपल के जो लोग, बल्दिया के जो एम्प्लॉयज है, इनको ट्रांसफर नहीं रहता था। ये ट्रांसफर नहीं रहने से लोग वहाँ पे रह जाके मनमानियाँ कर लेना पूरा ये रहता था। अब अटेंडर से लेके हायर ऑफिसर तक भी इसमें जो ट्रांसफर का ये करें। और एक बहुत बड़ी बात ये है कि यानी अब इसमें ट्रांसफर नहीं होते थे, अब होंगे, ट्रांसफर भी होंगे। अभी ये लोग सुबह ट्रांसफर नहीं होते थे, अब होंगे ट्रांसफर होंगे जी। और एक बात यह है कि हरितहारम के नाम पे लोग सुबह ट्रीज को लगा के चले जाते थे, शाम में बकरियां खा लेते थे और 10 दिन में पूरे खत्म हो जाते थे। तो कि करोड़ों रुपए खर्चा करके गवर्नमेंट के तरफ से ये प्लांट्स को लगाने का मकसद ही फुलफिल नहीं होता था। ये नया एक्ट में 85% ये ट्रीज को बचाने के जिम्मेदारी, प्लांट्स को बचाने के जिम्मेदारी म्यूनसिपल चेयरमैन और सरपंच और ऑफिशियल को दे गए। अगरचे ये लोग 85% प्लांट्स को नहीं बचाए तो वो लोगों को सस्पेंड करेंगे, रिमूव करेंगे, सस्पेंड नहीं रिमूव करेंगे। इसको एक्ट में लेके आए। और 75 गज के अंदर जमीन में वो लोग, कोई गरीब लोग उनका घर बना ले रहेंगे तो इसका म्यूनसिपालिटी का कुछ परमिशन जरूरत नहीं है बिलो 75 इसका, मगर ऑनलाइन कर ले सकते हैं। उसके लिए फी 1 रुपया आए, टैक्स भी 100 रुपीज रहेगा। तो कि गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। इस ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। और 3200 करोड़ से अबव जो म्यूनसिपालिटीज और रूरल के लिए जो फंड रहता था, ये फंड भी इस्तेमाल नहीं होता था पिछले। अब ये पूरा फंड इस्तेमाल हुए जैसा, अगर से लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कुछ बच गया तो अभी
नेक्स्ट इम्प्लीमेंट हुए जैसा, वो लैब्स नहीं हुए जैसा भी एक क्लास लगाए है। बहुत हमको तो ये अच्छा दिख रहा, हम इसको वेलकम कर रहे हैं। ठीक है शुजात अली साहब, फिर क्या एतराज़ है कि नए कानून को जिस तरह से नामंजूर कर दिया गया, उसमें कुछ तरमीम के लिए भी कहा गया गवर्नर की तरफ से, जिस तरह से मुजीबुर रहमान कह रहे हैं कि अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें थी तो गवर्नर ने इसको रोका क्यों है, क्या लगता है आप? अच्छी चीजें थी तो गवर्नर ने इसको रोका क्यों, क्या लगता है? देखिए, गवर्नर ने बहुत अच्छा काम किया। पहली बार पिछले 8-9 साल में पहली बार जो है ये देखने में मिले कि गवर्नर ने बहुत ही अच्छा काम किया जी। इसमें 2 क्लॉजेस बड़े खतरनाक थे जी। और वो जमहूरियत का कत्ल करने के मुतरादिफ थे जी। एक तो ये था कि इलेक्शन, आपके पास इलेक्शन ऑफिसर है, इलेक्टोरल ऑफिसर है जी, डेट गवर्नमेंट तय करेगी कि इलेक्शन कब करवाया जाए म्युनिसिपैलिटीज का। कितनी शर्म की बात है। और दूसरा, यानी इलेक्शन कमीशन जो तय करता था वो सरकार तय करेगी, और रुकने बल्दिया को डिसमिस कर सके। वो सरकार तय करेगी। हाँ, इलेक्शन की डेट सरकार कैसे वो करेगी बताइए मुझे। आपको इलेक्टोरल लिस्ट कौन तैयार करता है, शेड्यूल कौन बनाता है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन का? जी जी। तो उसका आप इख्तियार छीन रहे हैं। और दूसरी बात, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इतना पावरफुल आप बना रहे हैं, मुंतखिबा नुमाइंदों से ज्यादा पावरफुल आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बनाते हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ द डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है आवाम का गुलाम होता है, तनख्वाह याफ्ता गुलाम होता है, तनख्वाह आवाम देती है उसको। और आवाम जो है किसी कारपोरेटर को चुनती है तो उसको एक गुलाम कैसे निकाल सकता है? ये बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। और इस पर एतराज किया गवर्नर ने, और मैं गवर्नर का जो कदम है उसकी सराहना करता हूं, मैं उसकी सितारिश करता हूं, क्योंकि ये कानून जमहूरियत को मजबूत करने के बजाय जमहूरियत को कमजोर करता है, इसीलिए इसमें अमेंडमेंट जरूरी है। ठीक जी। मुजीबुर रहमान साहब, जिस तरह से शुजात अली साहब जिन चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं, इसमें एक तो इलेक्शन कमीशन वाला मामला है, दूसरा कलेक्टर को जो इख्तियारात दिए गए हैं, जो राइट्स दिए गए हैं, वो कहीं बहुत ज़्यादा नज़र आए गवर्नर को। क्या इसमें तब्दीली होगी, सरकार करना चाहती है, कोई मंशा ऐसा आपको नज़र आता है? सरकार करना चाहती है, कोई मंशा ऐसा आपको नजर आता है? जो इलेक्शन कमीशन को जो ये लोग सजेस्ट करते हैं इलेक्शन का डेट जी, वो तो ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुका है स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से, वो पॉइंट को निकाल लिए। ठीक है। तो कि जो कलेक्टर जो डिसीजन लेते हैं कि सरपंच को जो सस्पेंड करते हैं, वो उस पे जो स्टे लगाने का ऑर्डर पंचायत राज मिनिस्टर को रहता था पहले जी, वो निकाल दिए है। वो जो इनको जो मिसयूज करने पे इंक्वायरी करके चेक पावर बंद कर देके इनको सस्पेंड करने के बाद फिर रीइंस्टेट करने में तो मतलब ही नहीं है। तो वो जुडिशरी अथॉरिटीज पे जाना रहता, वो लोग प्रूव करना रहता हमारे तरफ से करप्शन है। जो मनमाने है ये लोगों को इंक्वायरी के बाद ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो लोगों को सस्पेंड करते थे, उनका चेक पावर जो रहता था उसको बर्खास्त करते थे। ठीक। तो कि वहां पे प्रूव होने के बाद उनको जो सस्पेंड करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जी, उस पे डायरेक्टली पंचायत राज मिनिस्टर, अगर से खुद का पार्टी का हो जाता सरपंच, उनको डायरेक्टली फिर रीइंस्टेट करते थे। ये बहुत गलत है। इसको ये जो नए 2019 एक्ट में ये जिसको बर्खास्त करे है, ये विलेजेस के लिए और गाँव के लिए, गाँव तरक्की करने के लिए, और जो लोग करप्टिव पॉलिटिकल लीडर्स है, पैसे कमाने के लिए पॉलिटिक्स में आते थोड़े लोग, उनके लिए ये खतरा है। ये एक्ट बहुत अच्छा है। तो मेरा ये सजेशन है जिलानी साहब, जी शुजात साहब, देयर इज नो नीड ऑफ इलेक्टेड बॉडीज इन दिस कंट्री। आप खत्म कर दो ना पूरे, हर जगह पे यूडीसी को इंचार्ज बना दो, हर एक म्युनिसिपैलिटी का कलेक्टर उसकी निगरानी करेगा, क्योंकि आजकल तो सिर्फ यूडीसी और एलडीसी है गवर्नमेंट के पास, ऑफिसर्स तो है नहीं, अपॉइंटमेंट तो होने का चांस है नहीं। तो आप बल्दिया रखते हैं क्यों साहब? आप जो है ना कलेक्टर की सदारत में पूरे बल्दियात को जो है खत्म करके यूडीसी को एलडीसी को इंचार्ज बना दीजिए, वो बेहतर रहेगा। डेमोक्रेसी खत्म कर दीजिए। डेमोक्रेसी की जरूरत क्या है? फ्री टायर डेमोक्रेसी जो हमारे मुल्क में है, उसको खत्म करने की एक साजिश है। और वो साजिश कौन कर रहा है? जो इलेक्टेड सीएम है आवाम का, इलेक्टेड जो है सीएम खुद अपने पांवों पे हथौड़ी मार रहा है, कुल्हाड़ी मार रहा है। ये कोई मतलब ही नहीं हुआ ना जमहूरियत का। लेकिन मुजीबुर रहमान साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि करप्शन खत्म करने की एक कोशिश है सरकार की, चलिए जो चीज़ें नए कानून में, नए बल्दिया कानून में जो बताई जा रही हैं कि
इलीगल कंस्ट्रक्शन रुकेगा, कंस्ट्रक्शन के लिए जो पैमाना है, जो तरीक़ेकार बताया गया है, उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन हो। लेकिन इस वक्त हैदराबाद में आप देखें अक्सर खबरें आती है और इसी चीज़ को लेकर सरकार ने भी काफ़ी संजीदगी दिखाई कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर जो है कई बार ऑफिसर्स ने इमारतें तोड़ी हैं, बिल्डिंग्स को तोड़ा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच में वही रिश्वत की वजह से इतने बड़े कंस्ट्रक्शंस हुए हैं। क्या सरकार जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं उसके लिए क्या फैसला लेगी? क्या रिश्वत खत्म हो जाएगी इस नए कानून से? सवाल ये है। तो मुजीबुर रहमान साहब, इसमें पूरा जिलानी साहब, इसमें ऑनलाइन सिस्टम जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये लोग परमिशन के लिए जी, इसमें तो करप्शन का ये नहीं होगा, वो तो हम वेलकम करना चाहिए पूरे लोग, ठीक है। और जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है बगैर नोटिस का ये लोग को तोड़ने का अधिकार भी इसके अंदर दिया गया है 2019 म्युनिसिपल एक्ट में। ये भी बहुत अच्छी बात है ये। और गरीब लोग रहते, जो वॉइसलेस पीपल रहते, वो लोग 75 गज के अंदर जो जमीन के अंदर जो घर बना रहे हैं, ये लोग के चप्पल घटे तक ये लोग बल्दिये के अतरफ चक्कर मारते थे पिछले। इनको बगैर परमिशन का जो खाली मतलब वो लोग ऑनलाइन कर लेना रहता 1 रुपया फी में, वो लोगों को बगैर परमिशन का वो लोग बन ले सकते हैं। अब 75 गज के अंदर जो भी लोग है गरीबों के लिए ये बहुत वेलकम करने का है। और जो लोग एफिडेविट देते हैं, इससे ज्यादा जो लोग बन रहे हैं, वो एफिडेविट में अगर से गलत रहे तो 3-4 टाइम्स ये लोगों को पेनल्टी भी दे रहे हैं। तो कि ये सिस्टम को अपन बदलना है। म्युनिसिपालिटी बहुत लापरवाही है, म्युनिसिपालिटी में जो लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं रह रहे हैं बाय नेम ऑफ द डेमोक्रेसी, लोगों के लिए बहुत तकलीफ है। इसको दूर करना है, दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है तो एक्ट बदलना है। एक्ट बदलने में नए कानून कंट्रोलिंग भी होना चाहिए। रहमान साहब, नए कानून में ये कहा गया है कि अगर आप गैर कानूनी तौर पर इमारत तैयार करते हैं 3 साल की सजा का जो है प्रावधान रखा गया है। 25% उसकी लैंड और इमारत जो तैयार होगी उसका 25% जो है जुर्माना लगेगा। ये भी एक चीज सामने आई थी, क्या ये शामिल है उसमें? 25% जो है जुर्माना लगेगा, ये चीज सामने आई थी, क्या ये शामिल है? जो लोग गलत एफिडेविट देके जो लोग कर रहे हैं तो जो लोग छुपा के कर रहे हैं, गवर्नमेंट को चीट कर रहे हैं, उनको तो कुछ पनिशमेंट होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए। अगर से नहीं तो गलत एफिडेविट पे गलत इस पे लोग बना लेते गए तो म्युनिसिपालिटी जो परमिशन देता, परमिशन से हटके गए तो लोग का पनिशमेंट कहाँ रहता? तो कि एक गुड गवर्नेंस के लिए तो ये तो करने की जरूरत है। इसको बहुत सख्त पे इम्प्लीमेंट करना। जो लोग नालियों को कब्जा कर रहे हैं, जो लोग ड्रेनेज को जो कब्जा कर रहे हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज को कर रहे हैं, पार्कों को कर रहे हैं, इलीगल जो ये काम मनमाने चलते आ रहा था, इसमें जो म्युनिसिपल एक्ट में जो ये रहने से उसको ये लोग सख्त इम्प्लीमेंट करना तो अच्छी बात है। उसको अपन वेलकम करने की भी जरूरत है। शुजात साहब, अक्सर ये देखा जाता है पेपर एक सबमिट किए जाते हैं, प्लान दे दिया जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन जिसकी मिल्कियत है वो पेपर सबमिट करने के बाद धड़ल्ले से तामीर करता है। और ऑफिसर्स जो भी बल्दिया के इस तरह के आते हैं, अक्सर इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि जब तक ऑफिशियल्स इसमें मुलविस नहीं होते वो इमारत तामीर नहीं होती। फिर क्यों नहीं टूटती इमारत? सवाल ये भी है। अगर पेपर सही सबमिट किए जाते हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन इलीगल और गलत तरीके से तामीर होता है, तैयार होता है, लेकिन इमारत को धक्का नहीं लगता, इसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, इलीगल या लीगल ये जो है एक टेक्निकल बात है। अब मैं आपको बताता हूं, चीफ मिनिस्टर ने कसम खाई थी कि मैं किसी खास तबके के साथ, किसी खास गांव के साथ, किसी खास इलाके के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर जाके अपने गांव के लोगों को 10-10 लाख रुपए बांटने का ऐलान करता है। तो कहां से लीगलिटी होगी मुझे बताइए। चीफ मिनिस्टर जब डिफाई करता है, अपनी दस्तूरी कसम को डिफाई करता है, तो आम लोग क्या करेंगे ये मुझे बताइए। आप जो है ऊपर से आइए, ठीक है, आइए ऊपर से आइए तो नीचे कुछ अच्छाइयां हो सकती हैं। अगर आप जो है म्यूनिसिपैलिटी को परमिशन छीन लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करप्शन का जो हमारा जो कल्चर है उसको कैसे दूर करेंगे? क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स करप्ट नहीं है?
कई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करप्ट हैं। अभी हैदराबाद में कई ऐसी इमारतें हैं जिसमें आईएएस ऑफिसर्स का राज ताल्लुक है। एक शादी खाने में एक आईएएस ऑफिसर का नाम आया है कि ये इलीगल बना रहा है, तो आप किस किस को डील करेंगे? और जहां तक ये 75 स्क्वायर यार्ड्स की बात हो रही है, जो 15 साल पहले राजशेखर रेड्डी ने किया था, और 75 गज की बात नहीं की थी उन्होंने, 100 गज की बात की थी उन्होंने जी। और उन्होंने ये भी कहा था कि जहां जहां पर कब्जे हो गए हैं उसको उन्होंने रेगुलराइज किया था। तो हमारा कहना यह है कि अवामी हुकूमत अगर अवाम पे सख्तियां करती है तो बहुत मुश्किल है सरकार का चलना। जी, मुजीबर रहमान साहब, शुजात अली साहब जिस तरह से कह रहे हैं, पहले भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होते बाद में रेगुलराइज करवाया जाता था, रेगुलराइज के नाम पर फीस ली जाती थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन लीगल है और जिस हिसाब से नक्शा दिया जाता है, मेजरमेंट दिए जाते हैं, वो डिपार्टमेंट के मुताबिक है या नहीं ये देखा नहीं जाता था। सिर्फ जो है रेगुलराइज की फीस ली जाती और उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता कि आपकी बिल्डिंग रेगुलराइज हो चुकी है। क्या इस बार नए कानून में इस तरह की कोई तब्दीलियां हुई हैं? मैं आपको बड़े नए कानून में इस तरह की तब्दीलियां हुई हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, सरकार की कई ऐसी इमारतें हैं जो नक्शे से हटकर बनाई गई हैं। डीजीपी पुलिस का जो ऑफिस है वो उसमें कई तरमीमात इलीगल हुई है। सीआईडी का जो ऑफिस है वो इलीगल बना है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कई दफ्तर इलीगल हैं। हैदराबाद शहर के कई पुलिस स्टेशन इलीगल हैं। जी, किसकी बात कर रहे हैं लोग? कहां की लीगलिटी है? सरकारी दफातर इलीगल तौर पे बन रहे हैं, उस पर एतराज नहीं है आपको, लेकिन एक गरीब आदमी थोड़ा सा डिफाई करता है, रेगुलराइजेशन में थोड़ा सा फर्क लाता है, तो उसके खिलाफ एक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी कहां होगी? सरकारी दफ्तरों की इमारतों में कोई लीगलिटी की बात नहीं है। इलीगल तामीर हो रहे हैं, कई पीएस तामीर हो रहे हैं, सड़कों पर कई जो है इमारतें आ रही हैं। अब उसको हटाइए। जो ट्रैफिक को जाम करती हैं वो इमारतों को हटाइए। ढाबों पे जो कब्जे हुए हैं उसको हटाइए। ठीक है मुजीबर रहमान साहब, जिस तरह से शुजात अली साहब ने कई सवाल रख दिए सरकार पर, ठीक है, परमिशंस होने के बावजूद भी क्या सरकारी ऑफिसर रिश्वत नहीं लेंगे? क्या इमारत के मालिक के पास वो नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि इंस्पेक्शन तो बल्दिया के लोगों को ही करना है, सही गलत क्या है? क्योंकि इंस्पेक्शन तो बल्दिया के लोगों को ही करना है, सही गलत क्या है? जिलानी साहब देखिए, एक दो बातों को सामने लगाए। देखिए चिंतामढ़ का उनका जो विलेज है वहाँ जाके डेवलपमेंट का जो एक्टिविटी करे हैं, और एक पीवी नरसिम्हा राव साउथ इंडिया से पहले करीमनगर डिस्ट्रिक्ट से प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो टाइम पे उनका ओन विलेज वंगरा बोल के रहता, वंगरा करीमनगर डिस्ट्रिक्ट। जी। वहाँ वो विलेज को रोल मॉडल बनाने के लिए जबकि सीएम कोटला विजय भास्कर रेड्डी के साथ मिलके प्राइम मिनिस्टर होदा में पीवी नरसिम्हा राव खुद जाके कहीं फाउंडेशंस डाले थे, कहीं डेवलपमेंट का एक्टिविटी करे थे। ऐसी राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर था, उनका जो वोन कॉन्स्टिट्यूंसी अमेठी था, अमेठी को इंडिया का रोल मॉडल बनाए थे। अब नरेंद्र मोदी जो गुजरात है, गुजरात को इंडिया का रोल मॉडल बना के रख रहे हैं। ये जो ये परंपरा पहले से तो चल रहा, वोन कॉन्स्टिट्यूंसीज वोन विलेजेस को डेवलप करने की बात तो चल रही, और बल्दिया में जो म्युनिसिपल में जो रिश्वत चल रहा उसको खत्म करने के लिए सख्त कानूनी की जरूरत है। उसके तरफ ये स्टेट गवर्नमेंट कदम उठा रहे हैं, उसको अपन वेलकम करना। करप्शन फ्री सोसाइटी को बनाने की जरूरत है। अगरचे नहीं, मुजीबर रहमान साहब, मेरा सवाल ये है, साहब बोल रहे थे कि परमिशन लेने के बाद सोच हुई क्या ऑफिशियल्स उस बिल्डिंग के लिए रिश्वत नहीं लेंगे? क्योंकि लाजमी बात है, जो बिल्डिंग बनेगी, जिस तरह से शुजात अली साहब ने निशानदेही की कि थोड़ा बहुत इधर उधर होता है कंस्ट्रक्शन में, उसी को बहाना बनाकर ऑफिशियल्स डराएंगे धमकाएंगे रिश्वत के लिए, क्योंकि इंस्पेक्शन तो उस ऑफिसर्स को ही करना है ना, रिपोर्ट सरकार को नहीं क्यों देना है? फिर जुर्माना कैसे लगेगा मालिक पर? रिपोर्ट सरकार को नहीं क्यों देना है, फिर जुर्माना कैसे लगेगा मालिक पर? वो देखिए चेंज करना जो है वो फिर वो लोग रेक्टिफिकेशन के लिए फिर प्लानिंग लेके दोबारा परमिशन लेना अच्छा रहता। मनमानी बना के जो परमिशन एक लेंगे, बिल्डिंग एक बनाना तो गलत है, उसका तो हर आदमी अपोज करना है। क्योंकि जो भी चेंजेस रहता ऑफिशियली कर ले तो अच्छा रहता, तो कि बताएंगे एक बनाएंगे एक, तो उसका अपोज तो हर एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन तो उसको तो, लेकिन ऑफिशियल जो है इसी चीज का इंतजार करते हैं गलती हो यहाँ पर कोई और वो रिश्वत ले सके। इंतजार करते हैं गलती हो यहाँ पर कोई और वो
यहीं से तो करप्शन होता है सर। ये रिश्वत के लिए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स है, वो लोगों वहाँ भी जाके अप्रोच हो सकते हैं। ये कोई भी ऑफिसर अगर से डिमांड करा जेन्यून इश्यू के लिए तो ACBI, और सेंट्रल वाले डिमांड करा तो CBI, वहाँ जाके लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। सर 100 गज के प्लॉट और 200 गज का या जिस तरह से 75 गज की आप सरकार सहूलत दे रही है, ये गरीब लोग क्या इतनी बड़ी जगहों पर जाकर शिकायत करेंगे? सुनेगा कौन इन्हें? बड़े बड़े बिल्डर्स अगर ये चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी कैसे करेगा शिकायत? के लिए खाली वो लोग 75 फीट्स के अंदर जो बना रहे हैं ऑनलाइन कर ले तो 1 रुपये के फी में वो लोग को परमिशन मिल जाएगा, वो लोग के लिए कोई तकलीफ नहीं है। अब जो मल्टीप्लेक्स बना रहे हैं, ये जो बना रहे हैं, उन जो ये बना रहे हैं, जो करप्शन का चलता बोल के जो एलिगेशंस है उस पर बहुत सख्त रूल बना रहे हैं, तो कि हम उसको वेलकम करना। ठीक है, आप दोनों से एक सवाल है मेरा, जिस तरह से गवर्नर ने इस नए कानून को रोका है और जो है तरमीम करने के लिए कहा है, अमेंडमेंट करने के लिए कहा है, बहुत सी चीजें, क्या लगता है मरकज यानी मोदी सरकार के बीच और KCR सरकार के बीच क्या कुछ जम नहीं रही है? क्या कुछ चल रहा है जिसकी वजह से गवर्नर ने पहली बार जिस तरह से शुजा साहब ने कहा कि इस बिल को लटका दिया है, KCR की बात को रद्द कर दिया है? क्या लगता है आपको? ये देखिए, पहले से भी गवर्नर्स जो भी रहते हैं होम मिनिस्ट्री के, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में रहते हैं। जो कर्नाटका का भी ऐसे मसला है, और हर स्टेट में भी गवर्नर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रहते हैं जी। तो कि जो कंप्लेंट किया है बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने इज बिलोंग्स टू भारतीय जनता पार्टी, BJP के रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग, तो कि उनकी बात ये लोग सुनना पड़ता कि, तो कि वो भी छोटी चीज़ जो इलेक्शन कमीशन जो डिसीजन लेना था, ये गवर्नमेंट जो सजेस्ट कर रहे हैं इसको रिमूव करे तो मैं कर देता हूँ, बोले सेम डे नेक्स्ट डे ये अमेंडमेंट भी हो गया और ऑलरेडी एक्ट इम्प्लीमेंट भी हो गया। तो कि डेफिनेटली गवर्नर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं वो लोग। ठीक है शुजात साहब, अक्सर जो है नरसिम्हन वही करते ESL नरसिम्हन चंद्रशेखर राव की किसी बात को टालते नहीं थे। कांग्रेस का हमेशा इल्जाम रहता कि वो सरकार के जो है अंडर में काम करते हैं या सरकार के साथ रहते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से रद्द किया, वापस भेज दिया, दस्तखत नहीं की, क्या मरकज और रियासत के बीच कुछ टेंशन चल रही है? मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। नरसिम्हन साहब का जो एक्शन है वो बिल्कुल सही एक्शन है और बिल्कुल प्राइमा फेसी केस था वो, जो भी पढ़ता, अरे ये क्या बात है भाई, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है डेट फिक्स करने का? अरे ये क्या बात है भाई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इतना पावर कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जो है डिसमिस कर दे। एक छोटा सा जो है ना, छोटे से छोटा आदमी जो पॉलिटिक्स पे नजर रखता है उस पर एतराज करेगा, और अगर नरसिम्हन साहब उसको रिजेक्ट नहीं करते जी तो फिर साबित हो जाता था कि वो रबर स्टैम्प गवर्नर है। ठीक है शुजा साहब, एक और चीज, एक और कानूनी चीज है कि ये कहा जा रहा था कि तरमीम के बाद जिस तरह से अमेंडमेंट हुआ है उसको दोबारा असेंबली और काउंसिल में पेश करना जरूरी है। तो सरकार ने जिस तरह से तरमीम की और एक ऑर्डिनेंस लगा दिया, असेंबली और काउंसिल में वो नहीं गए, क्या ये ठीक है कानूनन? क्या लगता है? नहीं, ये खतरे की घंटी तो जरूर है इस पे। अगर वो लैप्स हो जाता है, समझिए आप, ऑर्डिनेंस, वो जो कानून बना है वो चलेगा जी। इसमें जी खतरा तो है जी। मुजीबुर रहमान साहब, जो अमेंडमेंट के बाद असेंबली और काउंसिल में दोबारा लाया जाना चाहिए था बिल, ये इस कानून को दोबारा पेश करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया और लागू कर दिया। क्या सही है ये? यहाँ पर भी तो गवर्नर को नजरअंदाज किया गया एक तरह से। बिल्कुल, लेकिन प्राइमा फेसी में दिखा कि भाई गवर्नर ने सही जो है इश्यूज पर तनकीद की और उसको रिजेक्ट किया, एक तासुर तो जरूर आया है, लेकिन खतरे की घंटी अभी भी बरकरार है। मुजीबुर रहमान साहब, आखिरी सवाल आपसे, KCR सरकार ने अपोजिशन को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, काउंसिल में असेंबली में दोबारा लाना चाहिए था, और इस कानून को लेकर एक ऑल पार्टी मीटिंग भी होनी चाहिए थी, सबकी राय लेनी चाहिए थी। ऑर्डिनेंस लाने के बाद
जी जिलानी साहब जी ऑर्डिनेंस लाने के बाद 6 महीने का टाइम रहता, काउंसिल में और विधानसभा में टीआरएस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, बिल दोबारा फिर बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो गवर्नर जो सजेस्ट करें डेमोक्रेटिक वे में, कोई बिल को रिजेक्ट करने का अधिकार गवर्नर को है। और सेकंड टाइम अगर से फिर स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट फिर भी जाए तो वो लोग उसको एक्सेप्ट करना भी है। गवर्नर का जो अधिकार है 2 बार उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, पर हमेशा के लिए तो रिजेक्ट करने का अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। क्योंकि ये 6 महीने जो गवर्नर जो ऑब्जेक्शन किए थे वो उसको रेस्पेक्ट करके एक डेमोक्रेटिक वे में जो रिलेशंस कंटिन्यू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करी है, बहुत अच्छी बात है। 6 मंथ्स के अंदर ये फिर लोग, चलिए हम भी देखेंगे। बहरहाल ये तेलंगाना में जिस तरह से बल्दी कानून नया आया है, कितना आवाम के लिए फायदेमंद है, ये आने वाला वक्त ही बताया। अब दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। तो आज खास बात तेलंगाना में फिलहाल इतना ही। आदाब।